हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद से हम भी स्वस्थ हैं। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन रहा है। ब्रेकफास्ट ना कहेंगे, इसको कहेंगे टिफ़िन बन रहा है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो जल्दी कोई करता ही नहीं है। इसी टिफ़िन बनाने में ही जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, उसी को ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड जी का ऑफिस का टाइम है तो सीधे मतलब उसी में खा लेते हैं और टिफ़िन लेके चले जाते हैं। तो इसको मतलब अभी तो मैं बेटे के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग का करीब 7 बजे का टाइम है और यहाँ पर आलू के पराठे बना रही हूँ। सभी लोग जानते हैं कि उसको डबल टिफ़िन नहीं अच्छा लगता है, एक सिंगल टिफ़िन में ही जो कुछ आ जाए वही रख दो। तो बस समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं बच्चों को खिलाने पिलाने की। पर पहले का ज़माना था, जो दे दिया जाता था वो खा लिया जाता था। और अब का ज़माना है, जो बच्चे कह दें वो बनाना पड़ता है। तो ये मेरी तरह आप लोगों की भी बहुत समस्याएं होंगी, बहुत सी माताओं की इसी तरह की समस्या होंगी। और मॉम्स का कहना बच्चे नहीं मानते, पर बच्चों का कहना मॉम्स को मानना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं भी उसकी फरमाइश में ही पराठे बनाती हूँ। और गर्मी में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाती है। बट अब जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अब थोड़ा सा ये है कि अब वैरायटियाँ चेंज हो गई हैं। कभी आप पालक के, कभी गोभी के, कभी मूली के, मतलब बदल बदल के हम पराठे बना सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। और एक चीज़ ये अच्छी है कि कोई भी पत्ता आप थोड़ा सा भाफ़ लगा के या कुछ कच्चा मतलब काट के डाल दो, जैसे बथुआ है, उसको आप कच्चा काट के भी आटे में मिला सकते हो। और उसको थोड़ा सा भाफ़ लगा के उससे भी आटा मतलब लगा दो। तो ये है कि बच्चों को हरी सब्जियां, जो बच्चे बिल्कुल हरी सब्जियां नहीं खाते हैं तो उसके विटामिन्स भी उनको मिल जाते हैं। तो सर्दी में बस एक ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पर देखिए बेटा रेडी होके आ गया है, नहा धो के और ड्रेस वगैरह पहन ली है। बस अब आज मैं ही थोड़ा सा लेट हो गई हूँ तो यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। और टिफ़िन में थोड़ा सा रख दूँगी, थोड़ा मतलब ठंडा होने के लिए, और ये खा लेगा, क्योंकि इसको मॉर्निंग में भूख नहीं लगती है। एक पराठा ही खा ले तो बहुत बड़ी बात है। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ मतलब समझ में आ गया और टाइम किस हिसाब से है तो फिर एक और बढ़ जाता है, वरना तो बस एक पराठा खा लिया तो बहुत है। अब मॉर्निंग में 7:30 बजे तक निकलेगा और उसके बाद शाम को ये 6:30 तक आएगा। तो इतना बड़ा टाइम हो जाता है, तो यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है ना। और इसके साथ ही साथ एक तरफ चाय चढ़ा दी है, क्योंकि इनके पापा सो रहे हैं और जब बेटी जाएगी तब वो उठेंगे। वैसे उठ भी जाते हैं तो बेड नहीं छोड़ते हैं, जगते रहते हैं। तो यहाँ पर उनके पापा की चाय छान के दे रही हूँ। तो बेटा गया है चाय देने के लिए और मैंने उससे पूछा अगर चाय पराठा खाने हो तो बताओ। वैसे मेरा बेटा चाय नहीं पीता है, बिल्कुल भी नहीं पीता है। कभी जुकाम वगैरह हो गई तो भले पी ले। तो यहाँ पर मैंने दही भी जमा रखा था, पर कह रहा था नहीं अब सुबह सुबह नहाए हैं तो दही नहीं खाएंगे। तो चाय के साथ मतलब थोड़ी सी चाय ली है और उसी के साथ एक पराठा खा लिया है। बाकी वो सॉस वगैरह से खा लेता है। और कोई भी जैसे आलू का पराठा है या गोभी वोभी का है तो वो ऐसे भी खा लेता है, बट चाय नहीं चाहिए। पर मैं ही कह देती हूँ कि कभी थोड़ा सा ले लो साथ में, मतलब सूखा सूखा खाने से अच्छा है कि ले लो भाई। मुझे तो चाय पराठा बहुत पसंद आता है। अगर मुझे एक भी पराठा खाना है तो फिर मैं चाहे अपने लिए आधा कप चाय बनाऊँ, मैं बनाती हूँ। और शायद इसी वजह से मेरी चाय भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मुझे पराठे या तो दही से अच्छे लगते हैं और या फिर चाय से। तो उसके बाद बारी आ गई है, मैंने जैसे कि बताया कि काफ़ी दूध बचा हुआ था तो मैंने दही जमा रखा था। तो करवा चौथ पे जो मैंने कढ़ी बनाई थी ना, वो मुझे कम अच्छी लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी वो। और उसका कारण भी मैं थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पकौड़ियाँ बना दी थी कि पापा हैं, हस्बैंड जी हैं, बेटा है, सभी लोग थोड़ी थोड़ी पकौड़ियाँ खा लेंगे। बढ़िया प्याज व्याज डाल के, हरी मिर्च धनिया वगैरह डाल के मैंने बनाई थी। पर फिर इन लोगों ने अन टाइम मना कर दिया और बस हस्बैंड जी ने 2-3 खाई, बाकी पापा जी ने नहीं खाया, बेटे ने भी नहीं खाया। तो अब वो पकौड़ियाँ बच रही थी और मेरा व्रत था। तो रात में तो देखिए व्रत ज़रूर हम लोग खोलते हैं, पर खाने को मतलब कुछ भी नहीं जाता है, वो नाम की थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये पकौड़ियाँ रखी रहेंगी तो बेकार हो जाएंगी और फिर जब ठंडी हो जाती हैं तो बेकार ही लगती हैं। तो मैंने सोचा अभी तो कढ़ी पतली है और लाव डाल देती हूँ। तो करीब 1 प्लेट कढ़ी रही होगी, मतलब 8-10 कढ़ी सॉरी पकौड़ियाँ रही होंगी। तो वो मैंने एक्स्ट्रा अलग से डाल दी थी। तो जब खाने का टाइम आया तो देखा वही पकौड़ियाँ एक्स्ट्रा हो गई और उन्होंने पूरा जूस उसका सोख कर लिया।
तो इस वजह से मतलब कढ़ी में मज़ा नहीं आया था। तो मैंने अब सोचा था कि अब मैं दूध बचा हुआ है तो अब करीब 10-15 दिन हो गए हैं, अब मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने घर का ही दही जमाया था और घर के दही जमा के जब हम कढ़ी बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनती है। और वाकई में उस दिन त्यौहार वाली कढ़ी जो मैंने बाहर के दही से बनाई थी, और वो तो खैर मट्ठे से बनाई थी मैंने, जो पैकेट वाले आते हैं। और इसको मैंने आज जो कढ़ी बना रही हूँ मैं, ये दही जमा के बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेसन को फेंट लिया है और उसमें हरी मिर्च और प्याज वगैरह सब डाल दिया है, क्योंकि हस्बैंड मेरे जो सिंपल वाली कढ़ी की पकौड़ियाँ होती है नहीं खाते हैं। तो इस वजह से पकौड़ियों में प्याज होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो उनको कढ़ी वैसे भी नहीं पसंद है, और प्याज वगैरह डाल दो तो फिर भी थोड़ा सा खा लेते हैं। पर सिर्फ यही कारण था इतनी जल्दी कढ़ी बनाने का। वैसे मैं जल्दी कढ़ी नहीं बनाती हूँ, मतलब 2-3 महीने बाद ही बनाती हूँ। तो मेरा बहुत मन था करवा वाली कढ़ी, मुझे मतलब समझ में नहीं आई, क्योंकि व्रत के बाद वैसे जब पतली और अच्छी खट्टी वाली कढ़ी खाते हैं ना तो मज़ा आता है। पर जब बिल्कुल गाढ़ी हो गई, उसमें मतलब ग्रेवी नहीं बची थी ना, तो फिर नहीं समझ में आ रहा था। और यहाँ पर देखिए मेरी पकौड़ियाँ बन रही हैं, साथ ही साथ दही भी रख दिया है फेंट के और उसमें मसाले डाल दिए हैं। और यहाँ पर कढ़ी छौंकने के लिए प्याज, मेथी, हींग और कढ़ी पत्ता लिया है। और साथ में ये जो दही है ये टोटल दही है, अभी इसमें बेसन नहीं मिलाया है। और सिर्फ मैंने इसमें धनिया और थोड़ी सी मिर्च मिलाई है और हल्दी इसी में डाल दिया है। बहुत से लोग हल्दी वगैरह सब तेल में डालते हैं, तो मैं तो सीधे इसी में दही में ही सब मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ तक कि बेसन भी मैं दही में ही मिला लेती हूँ, अलग से नहीं डालती हूँ। तो इस तरह मैं बनाती हूँ। और जैसे मेरी सास बनाती थी तो वो जब तेल में मेथी डालती थी, हींग मेथी के साथ ही वो मसाले हल्दी धनिया जो भी डालना है वो डालती थी, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता था। उनका मानना था कि ये कच्चा रह जाता है, पर जिन लोगों का ये मानना है कि हल्दी वगैरह कच्ची रह जाती है, तो उनको मैं बता दूं कि आप एक बार दही में ही बेसन और हल्दी वगैरह सब मिला के देखिए, कुछ भी कच्चा नहीं रहता है। जब बेसन पक जाता है, दही पक जाता है, तो हल्दी वल्दी क्या चीज़ है वो भी पक जाती है, कोई ऐसी बात नहीं होती है। अगर इस तरह भी बना के आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। तो यहाँ पर प्याज से भी मैंने छौंका है, और मेरे पास लाल खड़ी मिर्चें नहीं थी तो इस वजह से नहीं डाला है, नहीं उसको भी डाल दो। बहुत से तो मतलब अच्छा टेस्ट आता है। बहुत से लोग ना बाद में कढ़ी पूरी बनने के बाद छौंक लगाते हैं, तो वही चीज़ मैं पहले कर देती हूँ। और आप चाहें तो उसके बाद भी मतलब आप इसमें छौंक लगा सकते हैं, इसको फ्राई कर सकते हैं अलग से। तो उसमें कड़ी पत्ता और जो लाल वाली खड़ी मिर्च होती है, जो सूखी वाली होती है, उसको डाल के, और राई वगैरह जो भी डालने वाले तो देखिए अलग अलग, हर देश की अलग अलग बनाने की विधियां होती हैं, ढंग होते हैं डालने की, क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, तो सबका अलग अलग मेथड होता है। बाकी मैंने तो कुल मिला के सिंपल कढ़ी ही बनाई है। पर आज मैंने बिल्कुल सोच रखा था पकौड़ियाँ देखिए बिल्कुल थोड़ी सी बनाई हैं, क्योंकि मुझे ना कढ़ी में ज़्यादा पकौड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। उसका जो ग्रेवी है उसी में मज़ा होता है, वही अच्छी लगती है। बट ये है कि बिना पकौड़ी के कढ़ी नहीं, मतलब कहावत भी है कि नहीं बनती है, तो होनी चाहिए। पर मतलब किसी एक कटोरी में अगर लगाएं हम किसी को सर्व करें तो बस 3 से 4 कढ़ी की पकौड़ियाँ होनी चाहिए, बाकी ग्रेवी होनी चाहिए, तब मज़ा आता है। देखिए टेस्ट अपना अपना है, किसी को पकौड़ी पसंद आती है, किसी को खाली ग्रेवी पसंद आती है। तो यहाँ पर मेरा टेस्ट है कि बस 3-4 पकौड़ियाँ हों, बाकी पूरे कटोरी भर इसका जूस हो तो अच्छा लगता है। और देखिए मेरी कढ़ी बन गई है, तो याद आया कि अरे नमक नहीं डाला है, तो नमक डाल के इसको फिर से हिला रही हूँ। और देखिए आज मेरी कढ़ी में पकौड़ियाँ और जो ग्रेवी है दोनों बराबर हैं, तो आप लोग भी आ जाइए टेस्टी टेस्टी कढ़ी खाने के लिए। तो यहाँ पर आज की कढ़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। और आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जितना हम डेकोरेशन का सामान जो बनाते हैं उसको कैसे रखें, कहाँ करें। तो ऐसे छोटे छोटे कार्डबोर्ड जो होते हैं, और बड़ा बॉक्स हो अगर तो और अच्छी बात है, तो उसमें हम रख सकते हैं। और अब बारी आई है कि जितना हम फेस्टिवल में जो साज सजावट करते हैं उसको हटाने की। तो यहाँ पर अभी मैंने सारी चीज़ें नहीं हटाई हैं। और जो गिफ्ट बॉक्स मिले थे हस्बैंड जी को, तो वो काफ़ी अच्छा बॉक्स था, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इस बार मैंने सोचा है कि पहले मैं छोटे छोटे बॉक्सों में रखती थी, अब ये बड़ा सा बॉक्स है। तो यहाँ पर मैंने अभी सारी डेकोरेशन की चीज़ें नहीं हटाई है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा तक, जो कार्तिक का महीना है वो पूरा ही फेस्टिवल्स का माना जाता है और लाइटिंग का माना जाता है। तो देव दिवाली करने के बाद ही मैं बाकी और चीज़ें हटाऊँगी। पर कुछ चीज़ें मैंने हटा दी थी, जैसे लैंप वगैरह है और जो फूल माला
माला है जो पहले की बनी हुई थी, और कुछ डेकोरेशन का सामान और निकाला था, बट उनको मैंने लगाया नहीं था, तो उनको भी निकाल के रख दिया है। और पहले मैं एक छोटा वो बनाती थी, यहाँ पर देखिए जो कैंडल होल्डर मैंने बनाया था इसको भी निकाल दूँ। और जो लास्ट ईयर मैंने बनाया था वो भी मेरे पास रखे थे, पर इस बार उनको मैंने निकाला नहीं था, मतलब निकाल लिया था पर लगाया नहीं था। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा बॉक्स है, इतना सामान आने के बाद भी अभी और जगह है। और ये है दूसरा वाला बॉक्स जो कि लास्ट ईयर का है, तो ये भी सेटअप बॉक्स का है। तो इसमें भी देखिए पिछले साल मैंने ये वाले कैंडल होल्डर बनाए थे, और अभी फ़िलहाल इसमें कुछ सामान भर के रख दिया है, और कुछ चीज़ें रह गई हैं, और कुछ चीज़ें मैंने निकाल तो ली थी बट उनको लगाया नहीं था, बहुत ज़्यादा घर को नहीं डेकोरेट किया था, तो सब चीज़ें इनमें लगा कर रख दूँगी। और आज का वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।